इन कंटिन्यूएशन हम अभी क्या पढ़ रहे हैं? क्लास 11th का आपका चैप्टर गेटिंग स्टार्टेड विथ पाइथन। ठीक है, इसका सेकंड लेक्चर है। इसमें अभी हम पहुंचेंगे कमेंट पर। कमेंट क्या होता है, कमेंट क्यों यूज़ करते हैं, इसके बेनिफिट्स क्या हैं यूज़ करने के। ठीक है, सारी चीज़ें पढ़ेंगे। तो कमेंट्स जैसे कि आपकी बुक में दिया हुआ है, सीबीएसई बुक में, टेक्स्ट बुक में, कि कमेंट्स क्यों यूज़ होते हैं। ऐड अ रिमार्क, जैसे आप अगर कुछ काम कर रहे हैं, ठीक है, काम में आपने कुछ लिखा 1 2 3 और यहाँ आपने कुछ स्टेशंस के नाम लिख दिए और आपने यहाँ रिमार्क लिख दिया कि क्या चीज़ इसका मतलब है। तो रिमार्क देखकर आदमी थोड़ा बहुत अंदाज़ा लगा लेता है कि क्या अभी पेंडिंग है या क्या अभी करना है या क्या चीज़ है ये। एक तरीके से ये है। तो एक नोट बोल सकते हो, रिमार्क बोल सकते हो ऑफ द सोर्स कोड। मतलब सोर्स कोड जो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया कि सोर्स कोड जो आप लिख रहे हैं, सोर्स कोड जो आप लिख रहे हैं, सोर्स कोड लिखने के बाद आपको क्या करना है, कुछ कमेंट करना है। कमेंट का मतलब हो गया कुछ नोट्स बनाना है। नोट्स का मतलब क्या हो गया, कुछ रिमार्क लिखना है। और इसको और अच्छे से समझने के लिए कि ये सोर्स कोड क्या काम कर रहा है वो लिखना है। अब ये सिंगल लाइन में सोर्स कोड लिखा होगा या मल्टीपल लाइंस में सोर्स कोड लिखा होगा, तो इस तरीके से आप मल्टी लाइन के कमेंट्स भी आप यूज़ कर सकते हैं, सिंगल लाइन के कमेंट्स भी यूज़ कर सकते हैं कि ये प्रोग्राम या ये लाइन आपका एडिशन के लिए। अगर आपको पूरा का पूरा प्रोग्राम, जो पूरा प्रोग्राम है उसको अगर आपको बताना है कि ये क्या काम करता है, तो उसके लिए भी कमेंट आपको ऊपर लिखना है और कमेंट से आप बता सकते हैं कि ये प्रोग्राम क्या काम करता है। ओके, they are added with the purpose of making the source code easier। तो ये क्या हो गया, सोर्स कोड के बारे में कमेंट लिख दिया कि ये क्या है। तो कमेंट लिख दिया जो इस सोर्स कोड को, जो इस लैंग्वेज को नहीं समझ पा रहा, नहीं समझता, वो क्या करेगा, इस कमेंट को पढ़ के समझ सकता है। या सोर्स कोड पढ़ने में थोड़ा तो टाइम लगेगा एज़ कम्पेयर टू ह्यूमन रीडेबल इंग्लिश। तो ये इंग्लिश में लिखा होगा अगर सोर्स कोड का कमेंट, तो वो समझ जाएगा कि ये क्या करना चाह रहा है। दे आर यूज प्रिलिमिनरी टू डॉक्यूमेंट द मीनिंग। तो ये डॉक्यूमेंटेशन है एक तरीके से, ये एक तरीके से मीनिंग है, ये एक तरीके से बताना है कि ये लाइन क्या कर रहा है, ये प्रोग्राम क्या कर रहा है। एंड पर्पस ऑफ सोर्स कोड एंड इट्स इनपुट एंड आउटपुट रिक्वायरमेंट, जो भी इसका पर्पस है वो। लेकिन ये आपका इंटरप्रेटर द्वारा, ये आपका अगर कोई और लैंग्वेज है तो कंपाइलर द्वारा ये चीज़ आपका इग्नोर कर दी जाती है। मतलब ये सोर्स कोड का सामने तो लिखा हुआ है बट इसको कंपाइलर या इंटरप्रेटर रीड नहीं करता, so that they can remember later how it function and how to use it, किस तरीके से यूज़ करना है। For large and complex software, कोई large सॉफ्टवेयर होगा, कुछ complex सॉफ्टवेयर होगा। अगर large और complex सॉफ्टवेयर होगा, it may require programmer to work in team and sometimes a program written by one programmer is required to be used or maintained by another program। अगर आप कोई प्रोग्रामर है, अगर आप कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, तो क्या करेंगे, एक प्रोग्राम लिखेंगे। उस प्रोग्राम को लिखने के बाद जो कि आपने 1 साल में लिखा, 2 साल में लिखा, 3 साल में लिखा, जितने भी साल में लिखा, उसके बाद आप दूसरे कंपनी में स्विच कर गए, जा सकते हैं ना दूसरे कंपनी में, तो दूसरे कंपनी में आप चले गए। अब इस कोड को समझने के लिए नया, जो आप एक्सपीरियंस्ड होने के बाद 3 साल लगाए, तो कोई नया आदमी इसको समझने में ही 3 साल लगा देगा।
तो क्या है, कैसे कि क्या प्रोग्राम कर रहा है, क्या चीज़ कर रहा है, तो इसके कमेंट्स लिखे जाते हैं कि ये प्रोग्राम क्या वर्क किया, ये प्रोग्राम क्या वर्क करेगा। इन सच सिचुएशन डॉक्यूमेंटेशन इन द फॉर्म ऑफ कमेंट। तो इस सिचुएशन में क्या है, जो डॉक्यूमेंटेशन है, जो डॉक्यूमेंटेशन ऑफ सोर्स कोड है, तो वो किस फॉर्म में लिखा जाएगा, कमेंट के फॉर्म में लिखा जाएगा। आर नीडेड टू यू अंडरस्टैंड द वर्किंग ऑफ प्रोग्राम। तो प्रोग्राम क्या वर्क कर रहा है इन पाइथन। अब मैं पाइथन की बात करूँगा क्योंकि हम लोग इस पूरे लेक्चर में, इस पूरे 11th क्लास की चीज़ों में पाइथन का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो पाइथन है उसका यूज़ करेंगे। ना कमेंट स्टार्ट विद हैश। हैश वर्ड इसको बोलते हैं, कंप्यूटर में आपने देखा हुआ है, ठीक है ना, हैश वर्ड होगा। तो इस हैश वर्ड मतलब ये वाला जो हैश वर्ड है कंप्यूटर का, ठीक है ना, ये हैश वर्ड है और हैश वर्ड को यूज़ किया जाता है कमेंट के लिए। अब हैश साइन, एवरीथिंग फॉलोइंग द हैश टिल द एंड ऑफ दैट लाइन इज ट्रीटेड एज कमेंट। अगर इसके बाद आपने कुछ भी लिख दिया, ABCD, या आपने सॉन्ग भी लिख दिया, या आपने उर्दू तमिल तेलुगु किसी भी चीज़ में लिख दिया, तो ये आपका लाइन नहीं माना जाएगा सोर्स कोड का। मैं इंटरप्रेटर द्वारा ये नहीं ट्रीट किया जाएगा, इसको एग्जीक्यूट करेगा, बट ये कमेंट है तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है कि इसके बाद क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है, एज कंपाइलर, एज इंटरप्रेटर। और ये सिंपली इस चीज़ को इग्नोर कर देगा। अगर जैसे मैं लिखता हूँ, इसमें एग्जाम्पल भी है आपके टेक्स्ट बुक में कि कुछ अमाउंट लिखा हुआ है, ठीक है, अमाउंट लिखा है 1 2 3 4 और टोटल मार्क्स ऑफ द सम ऑफ मार्क्स इन ऑल टेस्ट ऑफ मैथमेटिक्स। अब यहाँ पर आपने हैश लिखा और यहाँ लिख दिया टोटल मार्क्स, तो इस लाइन की कोई वैल्यू है नहीं। यहाँ पर मैंने लिख दिया ऑफ मैथमेटिक्स, इसकी कोई वैल्यू है नहीं। लेकिन अगर मैंने हैश नहीं लगाया और मैंने लिखा कुछ टोटल मार्क्स इज इक्वल्स टू test1 प्लस test2 प्लस समथिंग, तो इसकी वैल्यू है, यस इसकी वैल्यू है। तो अब हम क्या करेंगे, एक और प्रोग्राम लिखते हैं, देखते हैं। राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द सम ऑफ टू नंबर। दो नंबर का सम आपको करना है, तो आपने लिखा यहाँ पर स्टार्टिंग में कि प्रोग्राम ऑफ सम, ठीक है, ये एग्जीक्यूट करेगा नहीं, हैश लगा हुआ ये इग्नोर कर देगा। एक और बार हैश लगाते हैं, टू फाइंड द सम ऑफ टू नंबर, तो भी कुछ एग्जीक्यूट करेगा नहीं, इसको भी इग्नोर कर देगा। अब मैंने एक नंबर n1 लिया, एक नंबर n2 लिया। अगर यहाँ मैंने 1 लिखा, यहाँ मैंने 2 लिखा, रिजल्ट लिखा अगर n1 प्लस n2, n1 प्लस n2, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, मैंने कुछ प्रिंट कर दिया कि रिजल्ट, तो रिजल्ट जो भी है n1 की वैल्यू 1 है, n2 की वैल्यू 2 है, तो 1 प्लस 2 इज इक्वल्स टू रिजल्ट, और रिजल्ट में प्रिंट हो गया। लेकिन अगर मैंने हैश के सामने हैश लगा दिया रिजल्ट के सामने, तो ये चीज़ एग्जीक्यूट होगा क्या, आंसर होगा नहीं, ठीक है। अब जो हम पढ़ रहे हैं पाइथन, इसमें नेक्स्ट टॉपिक जो आता है आपका आएगा एवरीथिंग इज एन ऑब्जेक्ट। एवरीथिंग इज एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो पाइथन ट्रीट्स एवरी वैल्यू और डेटा आइटम वेदर न्यूमेरिक, स्ट्रिंग और अदर टाइप। क्या क्या चीज़ हो सकती है, देखिए न्यूमेरिक वैल्यू आप जानते हैं कि क्या है, 1 2 3 जो भी इस तरीके से चीज़ें होती हैं, और स्ट्रिंग वैल्यू भी आप जानते हैं, पढ़े हैं
कि ए अगर डबल इन्वर्टेड कॉमा में, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में अगर स्ट्रिंग लिखना है तो इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, या तो दूसरे टाइप के जो कि हमने नेक्स्ट सेक्शन में पढ़ना भी है और पहले हल्का सा पढ़े भी हैं। As an object in the sense that it can be assigned to some variable or can be passed to a function as an argument। तो अब हम इस जो भी ऑब्जेक्ट्स को और अगर हमको पास करना है दूसरे फंक्शंस में, या अपने को इसको यूज़ करना है दूसरे फंक्शन में, या इसमें कोई वैल्यू असाइन करना है, मतलब सभी चीज़ हमने एक ऑब्जेक्ट की तरीके से लिया। सारी चीज़ एक ऑब्जेक्ट है, आप ये मान लीजिए, ठीक है। तो इसको मैं फिर से लाइन को पढ़ता हूँ। पाइथन ट्रीट एवरी वैल्यू, कोई भी डेटा आइटम, वेदर न्यूमेरिक है, स्ट्रिंग है, अदर टाइप है, एज एन ऑब्जेक्ट इन द सेंस दैट इट कैन बी असाइंड टू सम वेरिएबल, क्योंकि ये वैल्यू, ये स्ट्रिंग, ये सारी चीज़ें ऑब्जेक्ट हैं और ये किसी में भी असाइन की जा सकती हैं, एंड कैन बी पास्ड टू अ फंक्शन एज एन आर्गुमेंट। एवरी ऑब्जेक्ट इन पाइथन सारे ऑब्जेक्ट पाइथन में इज असाइंड अ यूनिक आइडेंटिटी which remains the same for the lifetime of that object. This ID is akin to memory address of the object. The function ID अगर मैंने किया function ID returns the identity of an object, ठीक है। Every object in Python is assigned a unique identity which remains the same for the lifetime। जो भी इसका ऑब्जेक्ट है, एवरी ऑब्जेक्ट पाइथन का एक यूनिक आइडेंटिटी असाइन कर रहा है, विच रिमेन्स द सेम फॉर लाइफ टाइम, वो लाइफ टाइम में सेम रहता है। अब हम एग्जाम्पल्स के तौर पर उसको समझेंगे। num1, एक मैंने लिया num1, या तो n1 लेता हूँ मैं, ठीक है। n1 लिया मैंने 1। अब ये मैंने इसकी id ऑफ n1 किया, तो ये एक एड्रेस देगा, समथिंग 1 2 3 4 5 1 2 1 1 2, कुछ भी इस तरीके से कुछ दिया, ठीक है। और ये क्या है, आइडेंटिटी ऑफ n1 है, ये इसकी आइडेंटिटी है कि ये कहाँ रहता है, ये समझ लीजिए n1 कहाँ रहता है, किस एड्रेस पर रहता है, वो ये है। अब मैंने लिया n2 इज इक्वल्स टू, मैंने क्या किया 4 - 3, तो आंसर कितना आएगा 1, मतलब इस ये भी 1 है, n2 है। अब मैं id ऑफ n2 करेंगे, दोनों की वैल्यू 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, ठीक है। तो जो भी नंबर आया वो 1 आया, तो 1 क्या है, इसी एड्रेस को करेगा। अगर ये ऑब्जेक्ट है और ये चीज़ है तो इसी ऑब्जेक्ट को करेगा, मतलब इसकी भी वैल्यू क्या आ जाएगी 1 2 3 4 5 1 2 1 2, मतलब जो ये वैल्यू है सेम वैल्यू ये आएगी, जैसे कि आपकी टेक्स्ट बुक में समझाया गया है, ठीक है। तो आइडेंटिटी ऑफ n1 हुआ, आइडेंटिटी ऑफ n2 हुआ, आइडेंटिटी ऑफ n2 और n1 हुआ, आर सेम एज बोथ ऑब्जेक्ट, जो भी है दोनों ऑब्जेक्ट क्या है 1 है, 1 है, तो आपको ये चीज़ आ जाएगा। इसके बाद हम पढ़ेंगे डेटा टाइप। अब मैं पढ़ेंगे डेटा टाइप। डेटा टाइप क्या होता है, बहुत ही सिंपल तरीके से, डेटा टाइप, जो भी डेटा है उसका टाइप क्या है। अगर मैं इसको जिसे बोलते हैं संधि विच्छेद करना, अलग अलग बताऊं, तो जो भी आपका डेटा रखा हुआ है 1 2 हो सकता है, ए बी हो सकता है, ए बी सी हो सकता है, नल वैल्यू हो सकती है, जो भी है 1.2 हो सकता है, तो इसका टाइप क्या है। कुछ इंटीजर बोलते हैं,
मैथमेटिक्स में भी आपने देखा होगा, कुछ फ्लोटिंग नंबर बोलते हैं, कुछ स्ट्रिंग बोलेंगे। तो ये सारी चीज़ें इसके टाइप्स कहलाते हैं कि किस किस टाइप के डेटा हो सकते हैं। तो देखिए कई तरीके की चीज़ें हो सकती हैं। अगर मैंने यहाँ डेटा टाइप लिखा तो इस तरीके से मैं अगर इसका चार्ट बनाना चाहूँ तो ये आपको भी पता है जो सिंपल है कि नंबर हो सकता है भाई, ठीक है। एक हो सकता है कि कुछ भी नहीं है, नन, ठीक है। और एक नंबर तो पता है 1 2 3 होता है, 1.2 समथिंग कुछ हो सकता है। एक सीक्वेंस होता है, सीक्वेंस भी आपको पता है, ठीक है। एक सेट होता है और एक मैपिंग होती है। चलिए जो नंबर के बारे में आप जानते हैं, जो भी है, जितना भी जानते हैं, जो नहीं जानते हैं वो आगे आएगा। नंबर आपका इंटीजर टाइप हो सकता है, नंबर आपका फ्लोटिंग टाइप का हो सकता है, नंबर आपका कॉम्प्लेक्स टाइप का हो सकता है। अगर मैथमेटिक्स आप पढ़े हैं, थोड़ा ही पढ़े हैं, तो ये तीनों जानते हैं। इंटीजर में आपका बुलियन भी, इसके पार्ट एक बुलियन भी है जिसे 0 1 या ट्रू फॉल्स बोलते हैं, ठीक है। इंटीजर में 1 2 3 4 100 तक जो भी है। पॉइंट्स में आ गया, डेसिमल में आ गया तो वो फ्लोटिंग कहला गया। कॉम्प्लेक्स नंबर मैथमेटिक्स में पढ़े जिसे आई करके लिखा जाता था, जो अभी आगे आएगा। रही बात सीक्वेंस की, सीक्वेंस में आपका स्ट्रिंग्स हो गया, जानते हैं स्ट्रिंग्स ए बी सी डी ई एफ जो भी है, या तो कोई पोयम हो गई या एक लाइन हो गया, द एलिफेंट इज बिग एंड टॉल, इस तरीके से, तो वो स्ट्रिंग हो गया। सीक्वेंस में लिस्ट भी हो गया, सीक्वेंस में टपल्स भी हो गया जो कि आपके आएंगे। नन समझ में आ गया कि कुछ नहीं है, सेट्स भी आपका आगे आएगा। और मैपिंग में किसी चीज़ को मैप करना है, जैसे 1 को आपको किसी और चीज़ से मैप करना है तो उसको हम बोलते हैं डिक्शनरी। तो ये डेटा टाइप इतने तरीके के हो गए, बुलियन हो गया, इंटीजर हो गया, फ्लोटिंग, कॉम्प्लेक्स स्ट्रिंग, ये सारी चीज़ें हो गई, ठीक है। तो डेटा टाइप सिंपल है समझना। इस क्लास को समझ लिए तो आपको डेटा टाइप भी समझ में आ जाएगा, आगे कुछ दिक्कत भी नहीं होने की। एवरी वैल्यू बिलोंग टू अ स्पेसिफिक डेटा टाइप इन पाइथन, जैसे मैंने बताया हूँ। डेटा टाइप आइडेंटिफाइज द टाइप ऑफ डेटा, तो ये आपका टाइप बताता है कि किस टाइप का है डेटा। वैल्यू अ वेरिएबल कैन होल्ड एंड ऑपरेशंस दैट कैन बी परफॉर्म्ड ऑन दैट डेटा टाइप। अब सबसे पहले हम नंबर्स के बारे में पढ़ रहे हैं, क्योंकि आपको अगर याद होगा तो मैं ऊपर एक बार दिखा दूं कि नंबर्स है। अब मैं नंबर्स से स्टार्टिंग करता हूँ, ठीक है। तो नंबर जो है वो क्या होता है, नंबर में आपने 3 चीज़ पढ़े थे ऊपर, इंट, ठीक है, फ्लोट और कॉम्प्लेक्स, 3 चीज़ आपने पढ़े थे। तो नंबर जो है, नंबर डेटा टाइप स्टोर्स न्यूमेरिकल वैल्यू ओनली, ये न्यूमेरिकल वैल्यू रखता है। इट इज़ फर्दर क्लासिफाइड इनटू 3 डिफरेंट टाइप्स, ये मैंने बता दिया। इंटीजर क्या है, माइनस में कोई नंबर है, प्लस में कोई नंबर है जिसको आप प्लस विदाउट भी लिख सकते हैं, जैसे 2 3 4 जो भी लिख सकते हैं, 23। ज़ीरो जो है वो आपका इंटीजर कहलाएगा। फ्लोटिंग पॉइंट क्या होता है, -2.4, -4.5, ठीक है, 4.9, 1.0, ये सारी चीज़ें आपका जो डेसिमल फॉर्म में होता है वो आपका फ्लोटिंग नंबर कहलाता है। अब आता है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, 1 + 2j, 2 - 3j, जो इस फॉर्म में आता है, जो आपने मैथमेटिक्स में पढ़े हैं।
ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर में आ जाता है। इंटीजर में अगर आप ऊपर का चार्ट याद होगा तो एक बुलियन करके भी आ रहा था। तो जो बुलियन है उसमें क्या होता है, जो इंटीजर का ही आप पार्ट बोल सकते हैं, क्योंकि इसकी वैल्यू 0 या 1 होती है, मतलब फॉल्स या ट्रू होती है, इस तरीके से। तो बुलियन डेटा टाइप बूल, जिसको हमने बूल बोला, इज अ सब टाइप ऑफ इंटीजर। इंटीजर का सब टाइप है, इंटीजर के अंडर में आ रहा है क्योंकि इसकी वैल्यू 0 या 1 है, इसका मीनिंग ट्रू या फॉल्स है। 0 और 1 के कारण से ये इंटीजर का सब टाइप में है। इट इज यूनिक डेटा टाइप consisting of two constant true or false. Boolean true value is non-zero मतलब कि 1, एंड नॉन नल, ये नल नहीं हो सकता, नॉन एम्प्टी, एम्प्टी नहीं हो सकता, ठीक है, नल नहीं हो सकती, एम्प्टी नहीं हो सकती है, इसकी वैल्यू 1 होगी, ट्रू होगी। इसके बाद let us now try to execute few statements in interactive mode to determine the data type of the variable using built-in function type। अब हम इसके प्रैक्टिकल सेशन में भी बाद में देखेंगे, थियोरेटिकली थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करते हैं कि टाइप हम कैसे पता करें। अगर मैंने बोला n1 इज इक्वल्स टू 1 2 3, ठीक है, और मैंने लिख दिया टाइप विद इन पेरेंथेसिस n1, तो ये अगली लाइन में क्या बता देगा, जो भी इसका टाइप है। आप बताओ क्या है इसका टाइप, 1 2 3, कोई डेसिमल में नहीं है, कोई IJK नहीं है, सिंपल है, तो ये इसका आंसर आ जाएगा इंट, ठीक है, मतलब इंटीजर। अगर सेम चीज़ मैंने जैसे n2 लिखा, सेकेंड एग्जांपल बताता हूँ, n2 लिखा -1 2 3 4, कुछ भी लिख सकते हैं, और इसका अगर मैं टाइप बताने की कोशिश किया कि टाइप ऑफ n2, तो क्या आएगा, इसकी भी आंसर आ जाएगा इंट, कि ये इंटीजर टाइप का है। अगर मैंने लिखा कि यहाँ पर एक मैंने लिखा n3, थर्ड एग्जांपल, इसलिए n3 इज इक्वल्स टू ट्रू। अगर मैंने लिखा कि टाइप ऑफ n3 का क्या टाइप है, तो आंसर क्या आ जाएगा, बूल, करेक्ट। अगर मैंने लिखा है n4, फोर्थ एग्जांपल है कि -1 2.12, और अब मैंने लिखा कि टाइप ऑफ n4 क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आता रहता है, आंसर आ जाएगा फ्लोट, ठीक है। इस तरीके से आप आगे बढ़ सकते हैं। अब एक और एग्जांपल जो आपको थोड़ा सा टफ लगता है दिखने में, अगर मैंने यहाँ n4 तक ले लिया, मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ n5 मैंने लिया -1 -2j, या n6 ले लिया, सभी का आंसर एक जैसा आएगा, जो अभी n5 n6 बता रहा हूँ, 1 -3j, या n7 ले लिया और मैंने किया 3 -2j, किसी भी तरीके से जो फॉर्म में हो, जे टाइप के फॉर्म में हो, जो कॉम्प्लेक्स नंबर दिख रहा हो। तो अगर मैंने लिखा कि प्रिंट n5, ठीक है, n5 कॉमा टाइप ऑफ n5, ये इसका पेरेंथेसिस है तो यहाँ क्लोज हो गया, ये इसका पेरेंथेसिस है तो यहाँ क्लोज हो गया, मतलब ये इसका पेरेंथेसिस है, ये इसका पेरेंथेसिस है। तो अब ये प्रिंट करेगा n5 क्या है, -1 -2j, करेक्ट। और
टाइप क्या प्रिंट करेगा, ये इसका कॉम्प्लेक्स है तो कॉम्प्लेक्स प्रिंट करेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो वेरिएबल ऑफ सिंपल डेटा टाइप, जो भी आपने सिंपल डेटा टाइप पढ़े हैं जैसे कि इंटीजर, फ्लोट, बुलियन एटसेट्रा, होल्ड सिंगल वैल्यू। ठीक है, ये सिंपल टाइप का आपने पढ़े, सिंपल टाइप, सिंपल डेटा टाइप इसको बोल दिया, सिंपल डेटा टाइप। और एक दूसरा पढ़े कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप। बट सच वेरिएबल्स आर नॉट यूजफुल टू होल्ड, अभी मैं सिंपल डेटा टाइप के बारे में बात कर रहा हूँ। वेरिएबल्स ऑफ सिंपल डेटा टाइप लाइक इंटीजर, फ्लोट, बुलियन एटसेट्रा होल्ड सिंगल वैल्यू, एक वैल्यू रखते हैं, करेक्ट है। बट सच वेरिएबल्स आर नॉट यूजफुल टू होल्ड अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन, तो लंबी लिस्ट क्या रख सकते हैं, बहुत लंबी लिस्ट रख सकते हैं। आंसर होगा नो, बहुत लंबी नहीं, कुछ लिमिट होगी उसकी। फॉर एग्जाम्पल, नेम ऑफ द मंथ इन अ ईयर, नेम ऑफ द स्टूडेंट इन क्लास, नेम एंड नंबर इन अ फोन बुक। नेम एंड नंबर कितना बड़ी लिस्ट है कि नाम है, पूरे शहर में कितने लोग हैं, पूरे जिले में कितने लोग हैं, डिस्ट्रिक्ट में कितने लोग हैं, इंडिया में कितने लोग हैं और पूरे वर्ल्ड में कितने लोग हैं, सबके नाम और नंबर लिखने चले गए तो क्या बहुत ही ज़्यादा डेटा हो जाएगा। Name of a student in a class, name and number in a phone book, or the list of artifacts in a museum. For this, Python provides data type like tuples. तो Python क्या यूज़ करना पड़ेगा इसको, टपल्स टाइप की कोई यूज़ करनी पड़ेगी, मतलब समथिंग डिफरेंट टाइप की यूज़ करनी पड़ेगी जो आगे आएगा। टपल्स हो गया, लिस्ट हो गया, डिक्शनरीज हो गया, इस तरीके से चीज़ें यूज़ करनी पड़ेंगी कुछ ना कुछ आगे, करेक्ट है। अब हम इसमें और आगे बढ़ते हैं। सीक्वेंस, सीक्वेंस में हम आगे बढ़ेंगे, जो सेकंड पार्ट था डेटा टाइप का, सीक्वेंस। अब पाइथन सीक्वेंस इज एन ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ items where each item is indexed by an integer। ठीक है, each item is indexed by an integer। The three type of sequence data type available in Python are string, list and tuple। तीनों चीज़ें भी पढ़ेंगे। We will learn about each of them in a detail in later chapters। A brief introduction to these data type, अभी हम लोग इसके बारे में brief introduction पढ़ने वाले हैं। रही बात स्ट्रिंग की, स्ट्रिंग इज अ ग्रुप ऑफ कैरेक्टर। आपको पता है कि कोई एक कैरेक्टर है ABC, ये आपका ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स है, ए अलग है, ये सब कैरेक्टर कहलाते हैं। इसको आपने जोड़ दिया, ABC बन गया, या कोई पोएम बन गई, या कोई लिटरेचर बन गया, या कोई सेंटेंस बन गया, ये आपका ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स होता है स्ट्रिंग। दीज कैरेक्टर मे बी अल्फ़ाबेट, अल्फ़ाबेट हो सकता है, डिजिट्स हो सकता है, डिजिट्स मतलब 1 2 3 भी हो सकता है, ग्रुप ऑफ कैरेक्टर, ये सब कैरेक्टर हैं, ये भी बाद में पूछा जाता है। इट मे बी स्ट्रिंग और नॉट, इट इज स्ट्रिंग और नॉट, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा, वो चीज़ आप बाद में देखेंगे। इंक्लूडिंग स्पेस, अगर 12 स्पेस 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 3 है तो ये भी आपका स्ट्रिंग कहलाएगा। स्पेस भी स्ट्रिंग का पार्ट होता है, वो भी एक कैरेक्टर कहलाएगा। स्ट्रिंग आर एनक्लोज्ड आइदर इन सिंगल कोट्स और डबल कोट्स। द कोट्स आर नॉट अ पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग। ये क्या है, ये जो सिंगल कोट्स लगा है, ये क्या स्ट्रिंग का पार्ट होता है? नहीं।
ये स्ट्रिंग बताने के लिए बताया गया कि इसको हर जगह तो स्ट्रिंग स्ट्रिंग लिखा नहीं जाएगा, तो एक इंडिकेशन होता है। जैसे एक्सक्लेमेटरी साइन लगा तो क्या हुआ, क्या मतलब हाँ कुछ खुशी है, ठीक है। तो इस तरीके से ये साइन होता है। वैसे ही सिंगल कोट्स या डबल इन्वर्टेड कॉमा लगा हुआ होगा तो क्या कहलाएगा, स्ट्रिंग। The quotes are not part of the string. They are used to mark the beginning. ये beginning बताया कि यहाँ से start है, and the end of the string for the interpreter. For example, string 1 str1, अगर मैंने लिखा सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में हेलो वर्ल्ड, ठीक है, और स्ट्रिंग 2 में लिखा मैंने डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर 1 2 3, तो ये दोनों चीज़ स्ट्रिंग है, मतलब हेलो वर्ल्ड एंड 1 2 3। अगर str2 कुछ भी वैल्यू दे दो यहाँ पर, n2 या str2 या str1 कुछ भी देना चाहो वो दे दो, 1 2 3 लिखा, तब ये स्ट्रिंग नहीं है, क्योंकि सिंगल इन्वर्टेड कॉमा या डबल इन्वर्टेड कॉमा में नहीं लिखा हुआ है। वी कैन नॉट परफॉर्म न्यूमेरिकल ऑपरेशन ऑन स्ट्रिंग। अब मैं बोलूँ कि 2 + a कितना होता है, आप जोड़ पाओगे नहीं, प्लस मतलब आप इसमें न्यूमेरिकल ऑपरेशंस कैलकुलेशंस नहीं कर पाएंगे। हाँ, a की अगर कुछ वैल्यू है तब आप जोड़ पाएंगे, अगर आपको आगे पीछे लिखना है तो अलग बात है। मतलब इसका क्या होगा कि जो न्यूमेरिकल ऑपरेशंस हैं वो नहीं होंगे। न्यूमेरिकल ऑपरेशन ए की कुछ वैल्यू है, नहीं है, अगर मैंने लिखा कि ये समथिंग ए है सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के और 2 है, इनको ऐड कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, ठीक है। याद रखना, फिर से याद रखना, ए में कोई वैल्यू नहीं रखी हुई है, ए खुद ही एक स्ट्रिंग है, तो एक स्ट्रिंग का न्यूमेरिक वैल्यू से ऑपरेशंस नहीं होगा। Even when the string contains a numerical value, ठीक है, स्ट्रिंग ये भी स्ट्रिंग है, ये भी स्ट्रिंग है, अब होगा, अभी भी नहीं होगा, क्योंकि स्ट्रिंग स्ट्रिंग के साथ न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं होती है, स्ट्रिंग वैल्यू के साथ न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं होती है, वैल्यू स्ट्रिंग के साथ न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं होती है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे लिस्ट के बारे में। लिस्ट क्या है, एक सीक्वेंस है आइटम्स का जो कि सेपरेटेड बाय कॉमा, एंड द आइटम आर एनक्लोज्ड इन स्क्वायर ब्रैकेट। आइटम क्या है, स्क्वायर ब्रैकेट में रखा हुआ है। कैसे रखा हुआ है, अब हम एक एग्जांपल के साथ समझेंगे कि एक लिस्ट क्रिएट करनी है जिसका मैंने L1 नाम दिया और मैंने ब्रैकेट स्टार्ट किया, यहाँ मैंने लिखा 1 कॉमा 2.2 कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर 3.3 डबल इन्वर्टेड कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर 4.4 ए लिख दिया कॉमा, ठीक है। यहाँ मैंने लिख दिया पाइथन डबल इन्वर्टेड कॉमा कॉमा, यहाँ मैंने लिख दिया 55 और मैंने ब्रैकेट कर दिया क्लोज। अब अगर मैं प्रिंट करता हूँ L1 तो क्या प्रिंट होगा, L1 अगर मैं प्रिंट करता हूँ तो प्रिंट क्या होगा, ये सारी चीज़ें होंगी 1 2.2 दिस, ठीक है, प्रैक्टिकल सेशन में करके बताएंगे। तो ये एक लिस्ट हो गया। लिस्ट में क्या हो गया, मतलब सीक्वेंस ऑफ आइटम्स सेपरेटेड बाय कॉमा एंड द आइटम आर एनक्लोज्ड इन स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट याद रखना, इसको स्क्वायर ब्रैकेट बोलते हैं।
ब्रैकेट्स भी अलग अलग तरीके के होते हैं। अब हम पढ़ेंगे टपल। टपल क्या है? सीक्वेंस ऑफ आइटम सेपरेटेड बाय कॉमा। वही है, आइटम ही है, कॉमा से ही सेपरेट हो रहे हैं। ये अंतर क्या हो रहा है देखते हैं। एंड द आइटम आर एनक्लोज्ड इन पैरेंथेसिस। यहाँ वहाँ ब्रैकेट था, यहाँ पैरेंथेसिस है। एक तो डिफरेंस ये समझ में आया, लेकिन और क्या है भाई? दिस इज अनलाइक लिस्ट। लिस्ट से अलग है। और क्या अलग है? केवल पैरेंथेसिस और स्क्वायर ब्रैकेट का। टपल में हमने पैरेंथेसिस लगाया, इस वाले ब्रैकेट को पैरेंथेसिस बोलते हैं। ठीक है, याद रहे, अच्छे से बार बार यूज होगा। स्क्वायर ब्रैकेट इसको बोलते हैं। ठीक है, 3 3 4 4 बार लिख के बता रहा हूँ मैं। ठीक है, तो ये हुआ पैरेंथेसिस के अंदर और लिस्ट से अलग है। वेयर द वैल्यू आर एनक्लोज्ड इन स्क्वायर ब्रैकेट। इसमें तो लिस्ट में तो इस तरीके से होता था। वंस क्रिएटेड कैन नॉट चेंज द टपल। एक बार क्रिएट कर दिए टपल को तो चेंज नहीं कर सकते हैं। कैसे नहीं कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, वो हम आगे दिखाते हैं, आगे देखते हैं। ठीक है, अब क्रिएट टपल। अगर मैंने T1 लिखा यहाँ पर और विद इन पैरेंथेसिस मैंने लिख दिया 1, 2, ABC, 4.5, A। ठीक है, प्रिंट द एलिमेंट ऑफ द टपल। इसमें एलिमेंट प्रिंट करना है और मैंने प्रिंट कराया तो प्रिंट की कमांड दिया और मैंने T1 लिख दिया। क्या प्रिंट हो जाएगा? जो भी ये चीज़ लिखा है वो सारी चीज़ें प्रिंट हो जाएंगी। ठीक, अब जब हम इसको यूज़ करेंगे T1 को, तब पता चलेगा ये इसकी वैल्यू कैसे चेंज नहीं होती, जब एग्जाम्पल के साथ करेंगे। इसके बाद आ जाता है सेट। सेट इज एन अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ आइटम। सेट है, कुछ भी चीज़ है, ऑर्डर्ड नहीं है, अनऑर्डर्ड है। पहली चीज़ सेपरेटेड बाय कॉमा, इसमें भी कॉमा हो गया। ठीक है, अब कॉमा हो गया, एक में आपका स्क्वायर ब्रैकेट किया। लिस्ट से स्क्वायर ब्रैकेट याद करने के लिए अगर करते हैं तो लिस्ट इसी तरीके से दिखता है, तो स्क्वायर ब्रैकेट हो गया। ठीक है, टपल, ठीक है, पैरेंथेसिस एंड सेट एस, तो कर्ली ब्रेसेस या कर्ली ब्रैकेट। बाय कॉमा द आइटम आर एनक्लोज्ड इन कर्ली ब्रैकेट। तो आइटम्स किस में आएंगे? कर्ली ब्रैकेट में आएंगे। ठीक है, अ सेट इज सिमिलर टू लिस्ट। लिस्ट से सिमिलर है। फिर अलग क्या है? एक्सेप्ट दैट इट कैन नॉट हैव डुप्लीकेट एंट्रीज। इसमें डुप्लीकेट एंट्रीज नहीं हो सकती। इसमें कोई भी एंट्री सी, अब यहाँ डुप्लीकेट, अब जो रिस्ट्रिक्शन है वो आते जा रहे, नहीं हो सकती। वंस क्रिएटेड एलिमेंट ऑफ सेट कैन नॉट बी चेंज। अगर सेट में बन गया तो ये चेंज भी नहीं हो सकती, जैसे टपल में भी चेंज नहीं हो सकती। अब इसी तरीके से S1 मैंने बना दिया, स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिया, 1 2 3 कुछ भी लिख दिया कॉमा कॉमा लगाकर। इसका टाइप देखेंगे तो आ जाएगा क्या टाइप का है? सेट टाइप का। ठीक है, S2 अगर बना दिया, इसी तरीके से मैंने लिख दिया डुप्लीकेट एलिमेंट्स आर नॉट इंक्लूडेड। जो भी डुप्लीकेट एलिमेंट्स है अगर इंक्लूड नहीं किया तब क्या है? जो भी सेट 2 होगा तो वो डुप्लीकेट वैल्यू को नहीं लेगा।
अगर मैंने लिखा 1 1 1 1 1 1 और 2 भी लिख दिया, चलिए ठीक है। तो अगर मैं प्रिंट कराता हूँ S2 तो 1 और 2 प्रिंट करेगा, ठीक है, डुप्लीकेट वैल्यू हटा देगा। सिंपल है। तो मतलब क्या हो गया, लिस्ट टपल एंड सेट, स्क्वायर ब्रैकेट, पैरेंथेसिस, कर्ली ब्रैकेट, कोई भी वैल्यू डुप्लीकेट नहीं और चेंज नहीं, ठीक है, इस तरीके से समझना होगा। इसके बाद आ जाता है नन की बात। नन इज अ स्पेशल डेटा टाइप विद अ सिंगल वैल्यू। एक ही वैल्यू होती है भाई नन में। क्या है वो नन? मतलब कुछ नहीं। इट इज यूज टू सिग्निफाई द एब्सेंस ऑफ वैल्यू, मतलब कुछ नहीं है, वो भी एक वैल्यू है कि नन भैया कुछ नहीं है। एब्सेंस ऑफ वैल्यू इन अ सिचुएशन। नन सपोर्ट्स नो स्पेशल ऑपरेशन, कुछ भी नहीं, इवन नल भी नहीं, ठीक है। एंड इट इज नाइदर सेम एज फॉल्स, फॉल्स भी नहीं है, जीरो भी नहीं है, नल भी नहीं है, मतलब कुछ भी नहीं है। इसमें अगर मैंने V1 दिया नन और इसका मैंने डेटा टाइप प्रिंट कराया, तो डेटा टाइप प्रिंट कराने में प्रिंट टाइप ऑफ V1 अगर टाइप कराऊंगा तो आ जाएगा नन, करेक्ट। अब इसके बाद जो टॉपिक्स बचते हैं थोड़े से समझने के लिए है, थोड़ा सा टाइम भी लगेगा, इसलिए एक चीज़ बचेगा, वो बचेगा मैपिंग। मैपिंग में आपका डिक्शनरी भी आएगा, डिक्शनरी को अच्छे से समझना है। म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल डेटा टाइप आएगा, म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल डेटा टाइप आएगा, और डिसाइडिंग यूजेस ऑफ पाइथन डेटा टाइप, यूजेस ऑफ पाइथन डेटा टाइप, 3 चीज़ें आएगी। ओके, नेक्स्ट लेक्चर के लिए थैंक यू। 2 लेक्चर और इस चैप्टर में बचेंगे जिसमें हम चैप्टर कंप्लीट भी करेंगे, अर्थमेटिक ऑपरेशंस देखेंगे और हो सकेगा तो क्वेश्चन आंसर भी ट्राई करेंगे।